हेलो एवरीवन। सो आज हम एग्रोनॉमी एंड सॉइल साइंस के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस किए, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट थे, जो कि इक्वेजिटी के बेस पे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और हमने वो डिस्कस किए और साथ ही का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम एग्रोनॉमी एंड सॉइल साइंस करेंगे, ठीक है। एग्रोनॉमी एंड सॉइल साइंस के हम लोग आज ज़्यादातर क्वेश्चंस कवर करेंगे क्योंकि इफ़को में सबसे ज़्यादा मेनली वेटेज इनका ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे भी समझाऊंगी, ठीक है, जो मैंने नोट नहीं किया है, और मैं साथ ही साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? अर्बस्कुलर माइकोराजिया, ठीक है। अर्बस्कुलर जो माइकोराजिया है, हेल्पिंग किस में हेल्प करता है वो, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में, फॉस्फोरस सॉल्यूशनाइज इन प्लांट रूट्स में, वाटर एब्जॉर्प्शन में, या जिंक अपडेट में? चलिए बताइए किस में हेल्प करता है? फॉस्फोरस सॉल्युबलाइज इन प्लांट रूट्स में करता है, ठीक है, मतलब बी इसका आंसर होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग कुछ और ये भी नोट कर लीजिए, जो एर्बस्कुलर माइकोराजिया होता है, इसमें जो रहता है ये इसे रूट एसोसिएटेड फंजाई कहते हैं, ठीक है, रूट एसोसिएटेड फंजाई, ठीक है, इसे रूट एसोसिएटेड फंजाई कहते हैं। साथ ही साथ इसका एक और चीज़ रहता है, इंडोडर्मा माइकोराजा। इंडोडर्मा माइकोराजा का क्या काम रहता है? ये कहाँ पाया जाता है? चलिए बताइए। इंडोडर्मा माइकोराजिया, माइकोराजिया, बताइए ये कहाँ पाया जाता है? रूट्स के अंदर। इंडोडर्मा माइकोराजा कहाँ पाया जाता है? रूट्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ सॉइल हैज़ हाई पोर्स स्पेस? बताइए कौन सी सॉइल में हाई पोर स्पेस पाई जाती है? सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोम सॉइल, या रेड सॉइल? बताइए। सैंडी सॉइल में कितनी पाई जाती है? 20-30%, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद में क्ले सॉइल में, क्ले सॉइल में कितनी पाई जाती है? क्ले सॉइल में पाई जाती है 50-60%। आपका आंसर क्या है? बी, ठीक है, आपका आंसर क्या है? बी, याद रखिएगा। और लोमी सॉइल में कितनी पाई जाती है? 30-50%। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। जो मैं यहाँ पर ऐसे अदर से नोट करा रही हूँ, इनको भी नोट करते चलिएगा, और नहीं तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स रहते हैं, जैसे लाइट सॉइल, यहाँ पे अलग से नोट कर लीजिए। जो लाइट सॉइल होती है 50%, ठीक है, ग्रेटर देन 50%, और हाई सॉइल में लेस देन, इसमें ग्रेटर देन 50%, ऊपर लेस देन, और इसमें क्या है? नॉर्मल सॉइल, नॉर्मल सॉइल में कितना? ओनली 50%, ठीक है। इसका आंसर बी है। चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, विच कॉमनली यूज्ड फर्टिलाइज़र हैज़ द हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट? बताइए इनमें से कौन सा है जो फर्टिलाइज़र के लिए यूज होता है हाईएस्ट, जिसमें नाइट्रोजन कंटेंट होता है? यूरिया, DAP, कैन, SSP? बताइए यूरिया में कितना होता है? 46%, और DAP में कितना होता है? 18%। याद रखिएगा ये सब चीज़ें, ठीक है। कैन में कितना होता है? 25%। इसका आंसर क्या है? ए। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा, ठीक है। SSP में कोई नो नाइट्रोजन होता है, ये इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। बताइए जो यूरिया है, इसके बारे में नोट करिए, मैं आपको बता रही हूँ। ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में बनाया गया था, ठीक है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में बनाया गया था, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी यूरिया ही है, ठीक है। यूरिया क्या है? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में यूज़ किया गया था, और एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, मैंने बोल दिया है। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, इंडियन सॉइल आर मेजरली डिफिशियंट इन विच न्यूट्रिएंट? क्या होगा? NP, जिंक, क्या होगा बताइए? इसमें सब क्रॉस ही है, बताइए। तीन को ही लेके घुमा दिया, 3-4 को ही लेके घुमाया, बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, पोटास, नाइट्रोजन, जिंक, फास्फोरस, कैल्शियम, क्या होगा? इसका आंसर होगा नाइट्रोजन, जिंक, ठीक है। इसका आंसर होगा सी,
याद रखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है द सॉइल शो श्रिंक एंड स्वेल प्रॉपर्टीज़। बताइए सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, किस में होता है? ब्लैक सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल पार्टिकल डिपोजिट बाय फ्लोइंग वाटर आर कॉल्ड। क्या होगा इसका आंसर? बताइए। कॉल्यूवियम, रेगोलिट, एलुवियम, लॉस सॉइल। सी। क्या होगा इसका आंसर? सी, एलुवियम, एलुवियम सॉइल। और ये जो है ये ग्रेविटी से होता है। किससे होता है? ग्रेविटी से। नोट करिएगा यहाँ पर, जो मैं बता रही हूँ नोट नहीं कर रही हूँ वो आप लोग नोट करिएगा सुन के। ग्रेविटी से होता है ये, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन लिखिए, इन द ओवन ड्राइंग मेथड सॉइल सैंपल आर केप्ट एट द टेम्परेचर एंड फॉर व्हाट ड्यूरेशन। बताइए इसका क्या होगा? इसका टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 आवर, 110 डिग्री सेल्सियस फॉर 6 आवर, 105 टू 110 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर, 95 डिग्री सेल्सियस फिर फॉर 48 आवर। यहाँ पर फॉर है, ठीक है, फिर नहीं है, फॉर है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, 105 टू 110 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द सॉइल वाटर पोटेंशियल एट द अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। क्या होगा? बार्स में बताइए। 15 बार, 16 बार, 0 बार्स, 1/3 बार्स। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, 60 बार्स, ठीक है। एसिड सॉइल आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन विच क्लाइमेट। बताइए क्या होगा इसका आंसर? एरिड, सेमी एरिड, ह्यूमिड, ट्रॉपिकल। इसका आंसर होगा ह्यूमिड, ठीक है। ये क्वेश्चंस के बारे में ज़्यादा उतना आपको जानना नहीं, बस जितना इतना यहाँ पर मैंने यहाँ पर बेसिक से लेके हाई क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं, तो जिनमें मुझे लगता है समझाना है उनमें मैं समझाऊंगी आप लोग को, बाकी आप ऐसे नोट करते चलिएगा, ठीक है। आंसर मैं ऐसे साथ साथ में लिख दे रही हूँ, ठीक है, सो नोट करते चलिए। विच केमिकल इज़ यूज फॉर ब्राउन मैन्योर इन राइस कल्टिवेशन। बताइए, ब्राउन मैन्योर इन राइस कल्टिवेशन क्या होता है इसमें? 2,4-D, यूरिया, ग्लाइफोसेट या MOP। क्या होता है इसका आंसर? 2,4-D। इसका आंसर होगा 2,4-D, और 2,4-D में भी लिखिए @0.5 kg एक्टिव पर हेक्टेयर, ठीक है। ब्राउन मैन्योरिंग में है, जिसे ग्रो मैन्योर कहा जाता है, ठीक है। इसमें बताइए ब्राउन मैन्योरिंग में, ब्राउन मैन्योरिंग में मुझे पॉइंट्स बताइए आप लोग। देखिए इसमें नोट करिए, इसे ग्रो मैन्योर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे ग्रो मैन्योर कहा जाता है। साथ ही साथ सेसबेनिया रोस्टाटा स्टीम नॉडुलिंग में, ठीक है, रहता है। स्टीम नॉडुलिंग बनने का कारण क्या और रहता है इसमें? एजोराइजोबियम। स्टीम नॉडुलिंग बनने का इसमें एक कारण है एजोराइजोबियम, ठीक है, जो कि फास्ट ग्रोइंग होता है। याद रखिएगा, ब्राउन मैन्योरिंग को ग्रो मैन्योरिंग कहा जाता है। सेसबेनिया रोस्टाटा स्टीम नॉडुलिंग बनने का इसमें कारण क्या है? एजोराइजोबियम है, जो कि फास्ट ग्रोइंग है, ठीक है। इसका आंसर ए है, टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट में लिखिए द फिनोमिनन ऑफ डिफरेंट मॉइस्चर कंटेंट ड्यूरिंग वेटिंग एंड ड्राइंग एट द सेम सक्शन इज कॉल्ड। क्या होगा इसका आंसर? कैपिलरिटी, हिस्टेरिसिस, इन्फ्लेटेशन, परकोलेशन। ABCD जी नहीं, बी जीत गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, माइकोराजिया इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएटेड बिटवीन। अभी थोड़ी देर पहले बताया, चलिए बताइए। बैक्टीरिया एंड रूट्स, एल्गी एंड फंगस, फंगस एंड रूट्स ऑन हायर प्लांट। क्या होगा इसका आंसर? सी। 13 बताइए, डिटैचमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स बाय द बेटिंग एक्शन ऑफ रेनड्रॉप्स इज कॉल्ड। क्या होगा इसका? स्प्लैश इरोजन, शीट इरोजन, गली इरोजन, रील इरोजन, ठीक है, स्प्लैश इरोजन। उसके बाद में लिखिए देखिए 14 देखिए,
पोरोसिटी परसेंटेज में बताना है, ठीक है। पोरोसिटी इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला बल्क डेंसिटी। क्या होगा इसका फॉर्मूला? बल्क डेंसिटी इंटू पार्टिकल डेंसिटी, बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100, बल्क डेंसिटी प्लस पार्टिकल डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी इंटू 10। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100। चलिए 15, हु डेवलप्ड द बेंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग सॉरी। हाँ बताइए, किसने डेवलप किया है? बेंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग किसने डेवलप किया है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इसका तो बोलना ही नहीं, सोचना भी नहीं। डॉक्टर CN आचार्य, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर RH आचार्य। ये भी नहीं। जब ये भी नहीं तो क्या होगा आंसर? जाहिर सी बात है बी, ऑर्डर ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन नॉर्मल सॉइल इज। क्या होगा इसका? फंगी, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटिस फंजाई, बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसिटिस फंजाई। इसके आगे एक और पॉइंट जुड़ता है, अगर वो जुड़ जाए तो कभी कंफ्यूज नहीं होना। इसके आगे जुड़ता है एल्गी, ठीक है, याद रखना। इसके आगे जुड़ता है एल्गी, ठीक है। अगर कभी जुड़ जाए तो कभी ये मत समझना कि ये रॉन्ग हो गया, नहीं भाई। 17 देखिए, व्हाट इज द शेप लिमिटेड ऑफ रेजिड्यूल सोडियम कार्बोनेट RSC इन इरिगेशन वाटर। बताइए क्या होगा इसका आंसर? लेस देन 1.25 मीटर, क्या होगा? लेस देन 2.5, 3.5, 5.0, 3.0। लिखिए, ये होगा इसका आंसर। विच टाइप ऑफ रॉक इन द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डिकैन रीजन एसोसिएटेड विथ। क्या होगा? सेडिमेंट्री रॉक्स, इंडिजिनियस रॉक, वॉल्केनिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक। क्या होगा इसका आंसर? वॉल्केनिक रॉक्स, ठीक है। इन इंडियन द ब्लैक कॉटन सॉइल इज डोमिनेटेड बाय विच सॉइल ऑर्डर। क्या होगा इसका आंसर? अल्फिसॉल, एंटीसॉल, वर्टिसॉल, ये ऑक्सीसॉल, सी, ठीक है। ड्यूरिंग विंड इरोजन सस्पेंशन ऑक्योर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ व्हाट साइज। साइज क्या होगा इनका? इनका पार्टिकल साइज क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा सी, ठीक है, यहाँ नोट करिए। कौन से रीजन में होता है? विंड एरिड, सेमी एरिड रीजन में। ड्यूरिंग विंड इरोजन सस्पेंशन अकर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ व्हाट साइज, लिखिए, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ कुछ पॉइंट है वो नोट कर लीजिए। विंड एरिड, सेमी एरिड रीजन में देख लीजिए, ठीक है। सॉल्टेशन लिखिए 0.1 to 0.5, ठीक है। सरफेस स्क्रिप्ट में सस्पेंशन में ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आ जाते हैं क्वेश्चन इसमें। अंडर विच क्लाइमेटिक कंडीशन डू लेटेराइट सॉइल डेवलप्ड। बताइए इसका क्या होगा? कोल्ड डिजर्ट क्लाइमेट, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट। इसका आंसर होगा वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। सी, विच टाइप ऑफ सॉइल हैज़ द मैक्सिमम वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। क्या होगा इसका आंसर? रेड सॉइल, सैंडी सॉइल, एलुवियल सॉइल, रगर सॉइल। डी आंसर होगा, ठीक है।
द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग साइज सैंड सिल्ट एंड क्ले प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड, क्या होगा? सॉइल टेस्टिंग, टेक्सचर एनालिसिस, मैकेनिकल एनालिसिस, पार्टिकल साइज टेस्ट। इसका आंसर होगा मैकेनिकल एनालिसिस, सी। चलिए अब हम थोड़ा टिलेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बताइए टिलेज किस वर्ड से लिया गया है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, भले ही ईजी है भाई लेकिन पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। बताइए टिलेज कौन सा वर्ड है? टिलेज है सी, एंग्लो सैक्सन, ठीक है। टिलेज का मेन पर्पस क्या होता है ये बताइए। लिखिए मेन पर्पस, लिखिए इसका, पूछा जाता है एग्जाम में। टू प्रिपेयर द सॉइल फॉर सीड जर्मिनेशन। टिलेज का मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस होता है टू प्रिपेयर द सॉइल फॉर सीड जर्मिनेशन, ठीक है। चलिए बताइए फिजिकल कंडीशन सॉइल की, भौतिक अवस्था। टिलेज क्या कहा जाता है इस पार्ट को? देखिए मैंने शायद नोट नहीं कराया होगा इसके आगे। चलिए बताइए ये वाले बताइए, फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल ब्रॉट अबाउट बाय टिलेज, क्या कहा जाता है इसे? टिल्थ। नोट कर लीजिएगा, मैंने बोल दिया है, ठीक है। टिल्थ पूछा जाता है, फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल ब्रॉट अबाउट बाय टिलेज, टिल्थ। मैक्रो एंड माइक्रो जो कंडीशन होती है उसे इक्वल फॉर बेस्ट, उसके लिए बेस्ट होता है टिल्थ, ठीक है। मैक्रो एंड माइक्रो के लिए बेस्ट होता है टिल्थ, याद रखिएगा। इस टिल्थ का एग्रीगेट साइज क्या होता है? 1 to 5 मिलीमीटर। एग्रीगेट साइज क्या होता है टिल्थ का? 1 to 5 मिलीमीटर, mm, 1 to 5 mm, ठीक है। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ डिप टिलेज एज पर क्रीडा? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 25 to 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आंसर होगा सी, याद रखिएगा। सेलो टिलेज डेप्थ क्या होती है? सेलो टिलेज जो डेप्थ होती है वो 5 to 6 सेंटीमीटर होती है, और मीडियम में 15 to 20, याद रखिएगा ये चीज़। फादर ऑफ जीरो टिलेज बताइए, फादर ऑफ जीरो टिलेज किसे कहा जाता है? लिखिए, चलिए नोट करते जाइए, मैं लिखा रही हूँ। फादर ऑफ जीरो टिलेज, चलिए बताइए फादर ऑफ जीरो टिलेज किसे कहते हैं? फादर ऑफ टिलेज किसे कहते हैं? फादर ऑफ टिलेज बताइए। ग्लेबर बी ट्रिपलेट, फादर ऑफ जीरो टिलेज ग्लेबर बी ट्रिपलेट। और जेथरो टूल को क्या कहा जाता है? टिलेज। फादर ऑफ टिलेज कौन है? जेथरो टूल है। ग्लेबर बी ट्रिपलेट फादर ऑफ जीरो टिलेज। फादर ऑफ टिलेज किसे कहते हैं? जेथरो टूल को कहते हैं, ठीक है। एक पॉइंट लिखिए, इसका जो टर्म यूज्ड फॉर वीड इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस फ्रॉम अदर कंट्रीज, लिखिए टर्म यूज्ड फॉर वीड्स इंट्रोड्यूस्ड बाय, टर्म यूज्ड फॉर वीड्स इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन फ्रॉम अदर कंट्रीज, क्या होता है इसका आंसर? एंथ्रोफाइट्स। लिखिए एंथ्रोफाइट्स किसे कहा जाता है? टर्म यूज्ड फॉर वीड्स इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है, एंथ्रोफाइट्स। लिख लीजिएगा अच्छे से। 26 वीड्स दैट parasites host crop either partially from fully for nutrients, क्या होगा इसका आंसर? सीजनल वीड, वॉलेंटियर वीड्स, पैरासाइटिक वीड्स, ब्रॉड लीव वीड्स, सी पैरासाइटिक वीड्स, ठीक है। चलिए
27 में है अ वीड दैट कैन नॉट सर्वाइव इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड लैंड एंड ओनली ग्रो इन कल्टिवेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड फील्ड्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा? एग्जॉटिक वीड, फैकल्टेटिव वीड, ऑब्लिगेट वीड, पैरासाइट वीड। क्या होगा इसका आंसर? सी। ठीक है, चलिए 28 विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बिसाइड्स आर अप्लाइड आफ्टर द इमरजेंस ऑफ बोथ क्रॉप एंड वीड। बताइए, प्री प्लांटिंग हर्बिसाइड, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड या सॉइल एक्टिव हर्बिसाइड? पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड। ठीक है, क्या होगा इसका? पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड। अच्छे से नोट करते चलिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बिसाइड इज कंसिडर्ड सिलेक्टिव इन नेचर? बताइए क्या होगा? ग्लाइफोसेट, एट्राजीन, पैराक्वाट, सोडियम क्लोराइड। इसका आंसर होगा एट्राजीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 विच टाइप ऑफ हर्बिसाइड कंट्रोल ओनली अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ वीड सच अ ग्रासेस और ब्रॉड लीव्स वीड? क्या होगा इसका आंसर? नैरो स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड, ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड, कंटेंट हर्बिसाइड्स। क्या होगा इसका आंसर? नैरो स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड। चलिए ये बताइए विच मेथड ऑफ इरिगेशन इज बेस्ट सुटेड फॉर क्रॉप्स इन अंडुलेटिंग फॉर हिली ट्रेंड्स? ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल, सरफेस, सब। क्या किया जाता है? हिली ट्रेंड्स में क्या किया जाता है? स्प्रिंकल। ये पूछना पड़ा मेरे को इतना देर तक, याद होना चाहिए ये सब। ठीक है, विच मेथड ऑफ इरिगेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर रीजन विथ वाटर स्कार्सिटी? क्या होता है इसका? डीप, सरफेस, स्प्रिंकल, सब। ड्रिप। ठीक है, चलिए अब 33 व्हाट डज द टर्म फर्टिगेशन रिफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ड्रिप इरिगेशन? बताइए इसका आंसर क्या होगा? अप्लाइंग फर्टिलाइजर थ्रूआउट इरिगेशन, स्प्रेइंग फर्टिलाइजर ओवर द क्रॉप, यूजिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स विथ वाटर। इसका आंसर होगा ए। ठीक है, वर्ड नहीं सॉरी, ठीक है, हाँ। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन 85% ऑफ इट्स मास एंड एक्सपीरियंस वेदर फिनोमिना? बताइए क्या होगा इसका? स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या थर्मोस्फेयर? इसका आंसर होगा हाँ इसका आंसर ट्रोपोस्फेयर होगा। ठीक है, ये सही है। चलिए अब मैं आपको कुछ कुछ टर्म बताती हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको इसके आगे पढ़ाऊँगी। देखिए मैं आप लोगों को एक सेकेंड, हाँ देखिए, चलिए ब्लैंक पेज मिल गया। चलिए यहाँ मुझे बताइए प्लाको, प्लाको इन इरिगेशन, वर्ड प्लाको इन इरिगेशन क्या है? ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को कुछ कुछ टर्म्स हैं जो कि एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को लिखाते चलती हूँ। ठीक है, वो लिख लीजिएगा। लिखिए प्लाको जो है उसमें लिखिए द फर्स्ट इरिगेशन बिफोर सोइंग फॉर सीड जर्मिनेशन। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर नहीं नोट कर पाई थी जो कि मैंने ऐसे आप लोग को पढ़ा रही हूँ। बताइए ड्यूटी ऑफ वाटर किसे कहा जाता है? ड्यूटी ऑफ वाटर। ठीक है, लिखिए द रेशियो बिटवीन the area of crop irrigated and the quantity of water
water applied to the crop. ठीक है, ड्यूटी ऑफ वाटर, प्लैको, याद रखिएगा ये सब। इसके बाद में लिखिए डेल्टा। डेल्टा लिखिए, द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर बाय क्रॉप फॉर ईच इरिगेशन साइकिल। लिखिए द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड by crop for each irrigation cycle। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि वाटर यूज एफिशिएंसी वीट में, याद रखिएगा वो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वाटर यूज एफिशिएंसी ऑफ वीट। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। ये है 13.4 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, इसके बाद में लिखिए प्राइमरी फंक्शन ऑफ ओजोन। प्राइमरी फंक्शन ऑफ ओजोन, इसमें ओजोन में स्ट्रेटोस्फीयर पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा जो ओजोन है, प्राइमरी फंक्शन ओजोन है, इसमें स्ट्रेटोस्फीयर पाया जाता है। ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, जो जो पूछा जाता है इंपॉर्टेंट है, मैं वो आपको कुछ पॉइंट्स नोट करा दे रही हूँ। स्ट्रेटोस्फीयर इसमें पाया जाता है। ठीक है, जो प्राइमरी फंक्शंस है, ठीक है, प्राइमरी जो फंक्शंस है, इसमें क्या है ना, एक पॉइंट है वो नोट कर लीजिए, टू एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन। ठीक है, इनका रेडिएशन लिखिएगा, मैं रेडिएशन लिखा दे रही हूँ, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जितना मैंने अभी बोला है उतना। टू एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन है इसका कितना, 390 nm। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए इसमें एक और है, इसमें क्या होता है ना, कोल्ड क्लाउड सीडिंग किस में यूज़ की जाती है। हाँ, अरे भाई साहब, अच्छा मैं इनको हटा दे रही हूँ। ठीक है, चलिए मैं इनको हटा दे रही हूँ। सो मैं ये वीडियोस में आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर रुकिए मैं एक पेज नोट कर लेती, ऐड कर लेती। चलिए देखिए, यहाँ मैंने आपको नोट करा दिया। अब एक नोट कर लीजिए, मेन पॉइंट्स और हैं। क्या है कोल्ड क्लाउड सीडिंग, क्या बताया मैंने आपको, कोल्ड क्लाउड सीडिंग किस में यूज़ की जाती है। ठीक है, ये की जाती है सिल्वर आयोडाइड, क्या में, सिल्वर आयोडाइड में की जाती है। और इसी की जगह लिखिए वार्म सीडिंग। वार्म सीडिंग जो यूज़ की जाती है वो है सोडियम क्लोराइड। देखिए ये दिखने में बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन इनको नोट करते रहिएगा। ठीक है, इसके बाद में है मेज़र एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेज़र याद है, जैसे एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसे किससे मेज़र किया जाता है। ठीक है, वो पूछा जाता है एग्ज़ाम में। एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, बैरोमीटर, किससे, बैरोमीटर, याद रखिएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे यूज़ किया जाता है, बैरोमीटर से। और एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से क्या मेज़र किया जाता है, मेज़र विंड स्पीड। विंड स्पीड किससे मेज़र की जाती है, एनीमोमीटर से। ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेशर बैरोमीटर, और टेम्परेचर थर्मोमीटर। ये ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो थर्मोमीटर से क्या मेज़र किया जाता है, टेम्परेचर, विंड टेम्परेचर।
सॉरी मीन टेम्परेचर नहीं, ओनली टेम्परेचर, ठीक है, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है, टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद में ह्यूमिडिटी किससे मेज़र की जाती है? साइक्रोमीटर, ह्यूमिडिटी मेज़र की जाती है, ठीक है, साइक्रोमीटर से, याद रखिएगा। नाइट्रिफिकेशन का ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है? नाइट्रिफिकेशन का लिख लीजिए, जो याद आ रहा है वो लिखते जाइए भाई, पता चला आगे में कोई ये सब भी याद ना है। नाइट्रिफिकेशन का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस। ये एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन का टेम्परेचर ऑप्टिमम, वो भी ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या क्वेश्चंस करते हैं अब, ठीक है, फिर इसके आगे और पढ़ेंगे, ये मैंने ऐड कर दिया था ऐसे ही। चलिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आइनोस्फीयर इन द एटमॉस्फेयर? क्या होता है, क्या होगा इसका आंसर? एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन, रिफ्लेक्ट रेडिएशन, वेव फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। क्या होगा इसका आंसर? बी, ठीक है, इसका आंसर होगा बी। चलिए एक सेकेंड, हाँ मैं कुछ भूल रही हूँ मुझे लगता है, चलिए देखते, भूल रहे होगे तो याद आ जाएगा फिर थोड़ी देर से, ठीक है। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। व्हाट डज द ग्रोइंग डिग्री डेज GDD कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन? ये देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसे अच्छे से देखिए। व्हाट डज द ग्रोइंग डिग्री डेज GDD कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन? रिलेशनशिप बिटवीन वाटर अवेलेबिलिटी एंड प्लांट ग्रोथ, relationship between temperature and crop growth duration, relationship between light intensity and crop yield, relationship between soil fertility and plant development। क्या होगा इसका आंसर? बी, इसका आंसर होगा बी फॉर बॉल, ठीक है। हाँ मैं बोल रही थी ना, मैं कुछ भूल रही हूँ, चलिए मेरे को कुछ कुछ पॉइंट्स और नोट कराने हैं, वो भी चलिए यहाँ नोट कर लीजिए, ठीक है। लिखिए आयनोस्फेयर, इसमें लिखिए लोअर लेयर ऑफ थर्मोस्फेयर, इसे क्या कहा जाता है? लोअर लेयर ऑफ थर्मोस्फेयर। अगर आप लोग को राइटिंग समझ में ना आए तो प्लीज़ आप लोग क्या करिएगा, पहले मेरी वॉइस सुन लीजिएगा, ठीक है, उससे हो सकता है कि आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए इसके बाद में पूछा जाता है शॉर्ट डे प्लांट, वार्म सीजन, लॉन्ग शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट पूछा जाता है, ठीक है। शॉर्ट डे में आप लोग मेनली याद रखिएगा 12 आवर्स से नीचे राइस पूछा जाता है, ठीक है, राइस रहता है। शॉर्ट डे लिखिए, शॉर्ट डे, वैसे मैं ये कहाँ से बीच में मेरे को पता नहीं ध्यान आ गया, जो मेनली पूछा जाता है, ये प्रीवियस ईयर में कुछ कुछ पूछे गए वो मैं लिखा दे रही हूँ। शॉर्ट डे में मेनली क्या, राइस ही है, याद रखिएगा। और इसका अरे यार, इसका याद रखिएगा 12 आवर्स से लेस, ठीक है। और इसका बेस्ट टेम्परेचर क्या होता है? हाँ, इसका बेस्ट टेम्परेचर होता है 10 डिग्री सेल्सियस, बेस्ट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा ये चीज़। इसमें विट, ठीक है, ई से लिखिएगा 14 आवर्स, ठीक है। इसकी फ्लावर इनिशिएशन, ठीक है, फ्लावर इनिशिएशन के लिए ये जो रहता है आवर्स, ये फ्लावर इनिशिएशन के लिए मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फ्लावर इनिशिएशन ये पूछा जा सकता है कि इसमें मतलब 40 आवर्स क्यों, तो फ्लावर इनिशिएशन, ठीक है, याद रखिएगा फ्लावर इनिशिएशन के लिए है, ठीक है। और हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि वार्म सीजन क्रॉप में टेम्परेचर, इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 30 टू 38, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा 30 टू 38 डिग्री सेल्सियस वार्म सीजन क्रॉप का, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है, ये याद रखिएगा। वार्म सीजन क्रॉप का ऑप्टिमम टेम्परेचर 30 टू 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हाँ, और क्या मैं बताने वाली थी, जो वीट है इसमें जो टेम्परेचर मेनली लगता है वो 4.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मेनली टेम्परेचर लगता है 4.5 डिग्री सेल्सियस। और ऑप्टिमम कॉल सीजन क्रॉप के लिए
ठीक है। आप ऑप्टिमम जो कूल सीज़न क्रॉप होती है इसकी, उसके लिए 50 to 25 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। इतना ज़्यादा ऐसे पूछा जाता नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ याद रखिएगा, ये तो याद रखिएगा। इसके बाद में जो मैंने बता दिया मेन बेसिक टेम्परेचर वीट के लिए इतना, और बाकी वो कोल्ड सीज़न क्रॉप के लिए 50 to 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और भी है, और क्या है, चलिए वो तो पहले ही पेज में हो गया मेरा, हाय हाय, एक सेकेंड।